हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल है दोस्तों। आज बहुत ही इंस्पायरिंग रियल लाइफ कन्वर्सेशन लेके आया हूँ मैं आपके लिए। हमने पिक्चरें देखी हैं, पिक्चरों में कोई गरीब घर से अफसर बन जाता है, अमीर बन जाता है, और स्टोरीज में ऐसी चीज़ें पढ़ी हैं, हमने बुक्स में पढ़ी हैं। लेकिन बहुत कम असली ज़िंदगी में हमने देखा है कि कोई ऐसा बच्चा जो है जिसके फादर नहीं है इस दुनिया में, और जिनकी माँ मनरेगा में काम करती है, 100 दिन का काम, जिनकी माँ दूसरे खेतों में जाके मजदूरी करती है, लेकिन अपने बच्चे को गांव से 15 किलोमीटर दूर एक इंग्लिश मीडियम में पढ़ाती है। और जब वो बच्चा 5 साल का 6 साल का है तब सपना देखती है कि मैं काम करूंगी, मैं अनपढ़ हूं, इलिटरेट हूं, लेकिन बच्चे को अफसर बनाऊंगी। ये काम कर दिखाया शुभम नरवाल की मां ने। शुभम नरवाल की मां ने, और इनका गांव खेतड़ी के पास है, झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट, राजस्थान में। ये पहला ऑफिसर बनने वाला है अपने गांव से। बहुत दिनों से मेरे साथ जुड़ा हुआ है यूट्यूब पे और टेलीग्राम पे, और जो हम डीएनए लेते हैं, डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस, उसके द्वारा। तो इसकी कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि शुभम ने अपने आप बिना किसी स्ट्रक्चर्ड कोचिंग किए, कहीं एनडीए कोचिंग लेने नहीं गया, ऑफलाइन एसएसबी के लिए गया था, लेकिन 3,000 रुपए के लिए चंडीगढ़ की एकेडमी ने इसको एडमिशन देने से मना कर दिया। रोता हुआ बच्चा वापस गांव आया और ये ठान लिया कि इसके बाद जिंदगी में कभी कोचिंग एकेडमी नहीं जाऊंगा, खुद पढ़ूंगा। इसने अपनी एसएसबी क्रैक की और अब बहुत ही जल्दी जो है ये नेवी में ज्वाइन करने वाला है एज एन ऑफिसर। सो मैंने इनसे बात की, मेरे घर भी आया था कुछ दिन पहले शुभम यहाँ। तो इसकी जर्नी की रिटर्न की कैसे तैयारी करनी है, कितना जल्दी आपको स्टार्ट करना है 9, 10, 11, 12 में, कितना फिजिक्स पे जोर देना है, कितना मैथ्स पे जोर देना है, इंग्लिश कैसे इंप्रूव करनी है, ज्योग्राफी कितना इंपॉर्टेंट है, कितना मैं कहता हूं कि आपके पास दीवार पे इंडिया का मैप होना चाहिए, ज्योग्राफी इंपॉर्टेंट है। ये उसने कैसे क्रैक किया उसके बारे में इसने बताया। और उसके बाद जो है एसएसबी की प्रिपरेशन, कि किस प्रकार से आपने अपनी पर्सनैलिटी पे कैसे काम करना है, सो दैट जब एसएसबी के लिए आप जाओ तो आपके में कॉन्फिडेंस हो। कॉन्फिडेंस आता है नॉलेज से, नॉलेज आती है पढ़ने से, नोट्स बनाने से, अखबार पढ़ने से, बुक्स पढ़ने से। तो बहुत इंटरेस्टिंग कन्वर्सेशन है शुभम नरवाल के साथ। और ये एक ऐसा पॉडकास्ट है जो कि गांव देहात में जो बच्चे, लाखों बच्चे सपना देखते हैं कि हम आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, कोस्ट गार्ड, पैरामिलिट्री फोर्सेस में ऑफिसर बनना चाहते हैं, यूपीएससी क्रैक करके आईएएस आईआरएस ऑफिसर बनना चाहते हैं, सब पॉसिबल है। और आज तो इंटरनेट ने कमाल कर दिया है, दुनिया आपकी मुट्ठी में कर दी है। सो व्हाट इज देयर स्टॉपिंग यू? सो वॉच दिस interesting podcast with Shubham Narwal from Junjunu, now going to become an officer in the Indian Navy. Thank you very much. Jai Hind. हाय फ्रेंड्स, आज मेरे साथ है शुभम नरवाल। शुभम, वेलकम टू मोर टॉक्स। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। कैसा लग रहा है? सर बहुत अच्छा लग रहा है सर, एक्साइटिंग सर। और कुछ दिन पहले तुम यहाँ घर आए थे, याद है? जी। जी सर, बिल्कुल याद है सर। वो तो मेरा सर एक ड्रीम था जो कि सच में रियलिटी में हो गया। सर मेरे पास सुना था और वो एक्चुअली में हो भी गया। बहुत खुश था उस दिन भी और आज भी सर। चलो, तो बहुत अच्छा है शुभम। जी तुम सर। एनडीए के लिए क्वालिफाई कर चुके हो, रिटर्न एग्जाम, एसएसबी, मेडिकल, सब मेरिट लिस्ट भी आ गई है। और अब तुम्हारा वेट है कि तुम एनडीए जाओगे या नेवल एकेडमी जाएंगे, कुछ दिन में पता चलेगा, है ना? तो सबसे पहले मुझे ये बताओ, तुम अपना गांव, अपना जिला, कहाँ के रहने वाले हो, ये बताओ। सर बेसिकली मेरा गांव जो है बहुत छोटा सा गांव है जिसकी पॉपुलेशन 2000 है सर। वो बाडलवास करके एक गांव है जो तहसील खेतड़ी में है। और सर ये डिस्ट्रिक्ट झुंझुनू पड़ता है। और सर डिस्ट्रिक्ट जो झुंझुनू है ये अपने आप में एक फेमस डिस्ट्रिक्ट है सर, बिकॉज यहाँ से ये लैंड ऑफ सोल्जर, लैंड ऑफ मार्टिस कहलाती है सर। बिकॉज हम्म। अगर आप राजस्थान को देखो सर तो झुंझुनू जो है वो टॉप में है सर। हर चीज में, लिटरेसी, सोल्जर्स, मार्टरीज, हर चीज में सर। सो झुंझुनू एक अपने आप में ऐसी जगह है जहाँ से मतलब बहुत सारे सोल्जर्स हैं और बहुत सारी मतलब अच्छी अच्छी चीजें हैं। और ये अपने ये आप बताओ, को। तेरे जी गांव से कितने अफसर बने आज तक? सर, एक भी ऑफिसर नहीं है। आई विल बी द फर्स्ट वन टू। यस हाँ, सर। तो ये है मुद्दा। ठीक है, यस सिपाही सर। भर्ती होते रहे, जी ठीक है, सर। क्योंकि जी वो सर। राजरिफ गार्ड्स, ग्रेनेडियर, इन सब की भर्ती का एरिया है ये पूरा का पूरा, हरियाणा और राजस्थान। तो भर्ती हो रही है, अंग्रेज करते रहे हैं भर्ती। अफसर यस। कितने बने ये बताओ तेरे गांव से? ऑफिसर एक भी नहीं है। और सोल्जर्स है सर, काफी सोल्जर्स है, पर ऑफिसर एक भी नहीं है। आई विल बी द फर्स्ट वन। और हाँ। ये बातें जब गांव में पता चलती है ना सर तो सभी बहुत खुश है सर। हाँ, तो ये प्राउड मोमेंट है
कि आप जी। अपने गांव से पहले ऑफिसर बनोगे, और यस। यू आर प्लानिंग टू ज्वाइन इंडियन नेवी। यस सर। वेरी गुड। तो राजस्थान का बालक जिसने जोर देखा होगा, समुद्र तो देखा ही नहीं होगा अभी तक। कभी नहीं देखा, जोड़ ही देखे हैं सर। भैंसों को जब वहां पे पानी पिलाने ले जाते थे, वो जोड़ ही देखे हैं सर, कभी समुद्र नहीं देखे। चलो, अभी तुम समुद्र भी देखोगे, एयरक्राफ्ट कैरियर भी देखोगे, सबमरीन भी देखोगे, और यस। डीप सी डाइविंग भी करोगे, मार्कोस भी बनोगे। अब सी ऑफ अपॉर्चुनिटीज इज वेटिंग फॉर यू। एग्जैक्टली सर। हाँ। तो शुभम, अब वार्म अप हो गए हैं। अब पहले तो ये बताओ कि तुमने 11th 12th कहाँ से करी। सर बेसिकली 11th 12th मैंने सीबीएसई एफिलेटेड स्कूल से की, स्वामी विवेकानंद पब्लिक स्कूल, जो हमारी तहसील में पड़ती है खेतरी। इट इज 15 किलोमीटर अवे फ्रॉम माई होम। तो वहां पे हमें बस लेने आती थी सर। तो तो गांव उस से आप 15 किलोमीटर दूर खेतड़ी, जो जगह हाँ, ये जो माइंस के लिए फेमस है, उस खेतड़ी की बात कर रहे हो। फेमस फॉर माइंस, पूरे एशिया में फेमस है सर ये। हाँ, संगमरमर का बहुत काम होता है वहाँ। सर संगमरमर का नहीं, कॉपर का। कॉपर, कॉपर हाँ, माइन। खेतरी कॉपर माइन, सॉरी, वो मैं दूसरी जगह से कंफ्यूज, खेतरी इज द कॉपर माइन। ओके यस सर। ओके। तो 15 किलोमीटर आप बस से आते जाते थे, रहते यस सर। गांव में ही थे अपने घर में। गांव में रहता था सर, मम्मी के पास और बहनों के साथ घर पे रहता था सर। और इंग्लिश मीडियम स्कूल थी और वहां पे जाते थे सर। जी सर। चलो, अब ये मुझे बताओ, कब कुछ बातें आपसे मैंने जब आप घर आए थे तब बात की थी, अपनी मदर, अपनी फादर, अपने फैमिली के बारे में बताओ। सर फैमिली के बारे में, सर माय फादर हैज एक्सपायर्ड इन 2015 ड्यू टू कैंसर सर। ही वाज बेसिकली एन इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर थे वो। उन्होंने अपनी जो पढ़ाई थी वो एनआईटी जयपुर से की थी। और जो मेरी मदर है सर, वो इलिटरेट हैं और वो फार्मर हैं और मनरेगा वर्कर भी हैं। और वी आर 4 सिबलिंग सर। आई हैव 3 एल्डर सिस्टर। सर 2 ऑफ देम गॉट मैरिड, एंड अभी जो एक जो है मेरे से जो सीनियर है, वो अभी पढ़ाई कर रही है सर। तो फादर की डेथ हो गई, और घर बैक उसके बैकअप कुछ नहीं है। मदर मनरेगा की जो 100 दिन की वेजेस है उसमें काम करती है, छोटी मोटी। कितनी जमीन है तुम्हारे पास। सर जमीन 2 हेक्टेयर से तो कमी है सर, और वो जमीन है पर उसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि सर यहाँ पे हमारे खुद का पानी नहीं है। राजस्थान में सब सब बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि खुद का पानी नहीं है। तो पानी नहीं है तो सर हमें शेयर क्रॉपिंग करनी पड़ती है। बड़े बड़े जमींदार जो हैं, उन्हें जो बटाई में हम बोलते हैं, वो जमीन देनी पड़ती है। बंटवारे में जैसे शेयर क्रॉपिंग जिसे बोलते हैं, तो सर वो देनी पड़ती है। और जो मदर है, उनको वेजेस तो सर पैसे तो कमाने पड़ते हैं। तो वेजेस वो दूसरों के वेजेस में, मतलब फार्मिंग करने चले गए किसी और के खेतों में, या फिर मनरेगा मनरेगा का जो 100 दिन का काम मिलता है, तो 100 दिन से सर कुछ भी नहीं होता। 220 रुपए सर एक दिन की दिहाड़ी जैसे हम बोलते हैं, वेजेस जो है पर डे 220 रुपए सर एक दिन का। तो ऐसे हम अगर वेजेस देखें 100 दिन का भी, तो सर 22,000 रुपए बनते हैं। तो ऐसा कुछ मतलब इतना कुछ इससे फायदा नहीं बनता। तो वो दूसरों की मतलब मजदूरी करना जैसे हम बोले, वहां पे भी जाती थी मदद। तो तो ऐसे करके। कमाल है शुभम, तुम्हारी माँ का और तुम्हारा, और ऐसे घर से एक बच्चा ऑफिसर बन रहा है, ये भी कमाल है हमारे सिलेक्शन सिस्टम का। जी सर बहुत। मैं सर मेरा जो क्रेडिट है, 99% क्रेडिट तो मैं मेरी मदर को ही दूंगा। क्योंकि सर उन्होंने एक सपना देखा था जब मेरे फादर एक्सपायर होते सर, मैं 5th क्लास में था उस टाइम पे। तो उन्होंने मतलब ऐसा सपना देखा था कि ये बच्चा, उनका भी दिल टूट सकता था सर। वो हार मान लेते पहले कि ये पता नहीं कब बड़ा होगा, कब कैसे क्या होगा, अगर सही लाइन पे चलेगा भी नहीं, क्या पता डाइवर्ट हो जाए। गाँव में सर बहुत सारे मीडियम है, मेरे पास 200 अपॉर्चुनिटीज थी कि मैं डाइवर्ट हो सकता था। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज थी सर। पर मदर का इतना बड़ा रोल रहा मेरे को इंग्लिश मीडियम स्कूल से सर, मेरे मेरे गांव के जस्ट पास में गवर्नमेंट स्कूल भी थी। मेरी मदर मेरे को वहां पे भी एडमिशन दिला सकती थी, पर उन्होंने जैसे तैसे करके मेरे को इंग्लिश मीडियम स्कूल से पास आउट किया। मेरी मतलब अच्छी परसेंटेज मिली मेरे को। वो खुद भी सर इलिटरेट थी, तो फिर भी मेरे को मतलब गाइड किया उन्होंने पढ़ाई के मामले में सब तरीके से सर। और इतने अच्छे मॉरल एथिक्स मेरे को दिए कि मैंने सोसाइटी में भी अच्छा परफॉर्म किया, हर जगह परफॉर्म किया। तो उनका सबसे बड़ा रोल है सर मेरी जर्नी में, पूरी जर्नी। हेड्स ऑफ टू योर मदर, एंड यस। मेनी मदर्स लाइक हर, जो गांव देहात में काम करती हैं, मेहनत करती हैं, खेती मजदूरी करती हैं, खुद अनपढ़ हैं लेकिन जी। सपना बड़ा देखती हैं अपने बच्चों के लिए, अपने बेटे बेटियों के लिए। सो आई एम वेरी प्राउड किस दिन तुम्हारी मदर से मिलेंगे। अब मुझे, मैं सीधा आना चाहता हूं शुभम, कि रिटर्न एग्जाम की आप, जो गांव देहात के बच्चे जो मुझे फॉलो करते हैं, उनके लिए क्या एडवाइस करोगे भाई। कितना जल्दी शुरू करो एनडीए की प्रिपरेशन। आपने तो कोई कोचिंग ली नहीं, यू नो। यू आर सेल्फ टॉट, यस सर। एवरिथिंग सेल्फ, है ना। यस सर। यस सर। वेरी गुड। तो पहले ये बताओ, लेट अस टेक रिटर्न एग्जाम वन बाय वन, कि कैसे तैयारी आपने करी, और फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, इंग्लिश और सोशल स्टडीज, इनकी आपने कैसे तैयारी करी आपने। सर बेसिकली 10th के बाद में मैंने सपना देख लिया था कि मेरे को एनडीए जाना है, एज एन ऑफिसर मेरे को जाना है इंडियन आर्म फोर्सेस में। तो उसके बाद में 11th 12th में मैंने मैथमेटिक्स ऑप्ट किया। तो सबसे पहले अपने जो स्कूलिंग थी उस पर ज्यादा फोकस किया।
जो एनसीईआरटी थी उन पे लाइन बाय लाइन जितनी भी, मेरा मैथमेटिक्स में शुरू से इंटरेस्ट था सर, तो मैंने चाहा कि सबसे पहले 11 12 है इस पे अच्छे से फोकस किया जाए। उसके बाद में 12th के बाद में जैसे मैंने एनसीईआरटी सारी कंप्लीट की ली, तो 12th के बाद में जैसे ही मेरे को पता चला कि एनडीए के फॉर्म्स आ रहे हैं, तो मैंने फॉर्म फिलअप किए। उसके बाद में मैंने सर फॉर्म फिलअप करने के बाद में एक कोर्स लिया, ऑनलाइन कोर्स, पीडब्ल्यू पे ऑनलाइन कोर्स लिया, ताकि मेरे को थोड़ी मेंटरशिप मिल जाए, उसमें थोड़ी गाइडेंस मिल जाए, एक डायरेक्शन मिल जाए। तो सर मैंने वहां से कोर्स लिया, वहां के जो डेली जो मतलब जो भी वीडियोस लेक्चर्स आते थे मैं अटेंड करता था। और सर वो वीडियो लेक्चर अटेंड करने के सर कुछ किस्से थे, क्योंकि गांव में नेटवर्क नहीं थे। तो नेटवर्क नहीं थे तो सर मेरे को, मैंने आज तक ना आपकी कोई क्लास ना ही पीडब्ल्यू से कोई क्लास, सारी क्लास रिकॉर्डेड देखी, कभी लाइव क्लास नहीं देखी सर। कहीं कभी छत पे जाकर, कभी पड़ोसी गांव में जाकर डाउनलोड की वीडियो, घर पे आया उसे देखी, देन अगेन वो बीच में मान लो कुछ और सीन हो गया, मेरे को कुछ डाउट आ गया, तो मैं अगेन शाम को गांव कुछ पड़ोसी गांव में जाके डाउनलोड करता था, उसे देखता था, नोट्स बनाता था सर, लाइन बाय लाइन सारे नोट्स बनाता था। स्टिकी नोट्स थे मेरे पास, मेरा पूरा रूम स्टिकी नोट से भरा हुआ था सर। मतलब जो भी फॉर्मूला मेरे को हार्ड लगता था मैं उसको चिपका देता था। दूसरी बात सर, उसके साथ साथ मेरे पास सर ये जो मैप होते हैं, वर्ल्ड मैप और इंडियन मैप, ये मेरे रूम में थे बड़े बड़े सर, और मैंने जो ये चिपका। जो शुरू से मैं कहता रहा हूं लोगों को। जी सर, बिल्कुल सर, बहुत हेल्पफुल है सर, मैं बताऊंगा इसके बारे में भी आगे आपको। बहुत हेल्प हम्म। बहुत हेल्पफुल है। उसके बाद में सर मैंने क्या किया कि मेरे को पता था कि मेरे एनसीईआरटी मेरा स्ट्रांग है। उसके बाद में मैंने सोचा कि थोड़ा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी देख लें, क्योंकि वो भी बहुत ज्यादा हेल्पफुल होते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की मैंने बुक मंगाई, और बुक सर पाथ फाइंडर, ये रामबाण है सबके लिए, एनडीए के लिए रामबाण है पाथ फाइंडर, मैंने वो मंगवाई, उसे पूरा सॉल्व किया लाइन बाय लाइन। एग्जामिनेशन के 1 मंथ पहले मैंने मॉक टेस्ट लगाने स्टार्ट किए, 1 और 1.5 मंथ पहले मैंने मॉक टेस्ट लगाने स्टार्ट किए, मैंने 20 से 25 मॉक टेस्ट दिए सर। उस मॉक टेस्ट से मेरा जो स्कोर है वो अच्छा है, और मेरे को टाइमिंग का पता चल गया कि मेरे ये वीक पॉइंट्स है, और टाइमिंग मतलब ऐसे मैनेज हो सकता है। तो फिर मैंने सर उसी प्रकार से मैंने किया। और सर रही बात फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो की, तो सर ये फिजिक्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट साइंस में फिजिक्स पार्ट होता है सर, क्योंकि यहाँ पे ये अकेला एक सेक्शन 25 क्वेश्चन कैरी करता है सर। और कैसी एकदम नॉर्मल फिजिक्स आती है, 11 12 की एकदम नॉर्मल फिजिक्स आती है, जो हर बच्चा कर सकता है 11 12 पास जो भी है। तो सर हम्म। मैंने फिजिक्स पे ज्यादा फोकस किया साइंस पार्ट में। देन इंग्लिश मीडियम बैकग्राउंड से था, तो इंग्लिश में कोई दिक्कत नहीं आई थी, मैथ्स में पहले से इंटरेस्ट था सर। ये 4 सब्जेक्ट मिलके, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड इंग्लिश, इसी के बेसिस पे पेपर क्लियर हो सकता है आराम से सर। 400+ मार्क्स अगर कोई लाना चाहे तो इसी के बेसिस पे ला सकता है आराम से। तो मैंने सबसे ज्यादा फोकस इसी पे किया। देन सर मैंने सोचा कि जीईटी पे अगर फोकस किया जाए तो ज्योग्राफी को उठाते हैं, सबसे ज्यादा वेटेज वहीं पे आता है सर। तो 100 मार्क्स अप्रॉक्स जो ज्योग्राफी अकेला जो कैरी करता है, तो मैंने उसे उठाया। थोड़ा बहुत एक दो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो मैंने देखे पॉलिटी के, तो सर उसमें कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स को हम छोड़ भी तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसके नेग्लिजिबल क्वेश्चन आते हैं, कभी आ भी जाते कभी नहीं भी आते। देन लास्ट मोमेंट पे 10 15 डेज पहले मैंने जो रिवीजन वाली शॉर्ट्स आते हैं करंट अफेयर्स के, मैंने ये देखे करंट अफेयर्स, वहां से 6 7 क्वेश्चन मेरे बन गए। तो टोटल सर ऐसे मैंने प्रिपरेशन की रिटन एग्जामिनेशन की गांव में रहते हुए। तो अगर कोई सिस्टमेटिक करे, चीज ये जल्दी शुरू करो, 9th 10th में सोचो मैंने जाना है, दो यस तीन सर। साल मेहनत करो। आपने बोला फिजिक्स बहुत जरूरी है, मैथ्स बहुत जरूरी है, इससे आपका क्लियर हो जाएगा साइंस वाला। और यस पॉलिटी और ये छोड़ भी दो, कोई बात नहीं, ज्योग्राफी इंटरेस्टिंग भी है ज्योग्राफी। और बिल्कुल। और ऑफिसर्स को जानना भी जरूरी है एग्जैक्टली सर। भाई। यूपीएससी का एग्जाम है ऑफिसर सिलेक्शन के लिए, ये सीडीएस में भी जरूरी है कि आप ज्योग्राफी पे थोड़ी सी पकड़ बना लें। भारत का नक्शे आपके पास होने चाहिए, और इंग्लिश साथ के साथ इंग्लिश की प्रैक्टिस करते रहो तो कोई प्रॉब्लम। तो आपने ऑनलाइन कोर्स लिया, बट वो कभी कभी डाउनलोड करके देख लिया, और आपने खुद अपनी पूरी की पूरी प्रिपरेशन करी, पीवाई क्यूज करी। तो ये फॉर्मूला है। और यस। पाथफाइंडर आपने बताया कि भाई ये यस रामबाण है, एनडीए सर। पे। यस सर। ओके, तो आपने कितनी बार एनडीए का एग्जाम दिया और कितनी बार क्लियर किया? सर एनडीए मैंने 12th के बाद में 3 बार दिया, जिसमें से 2 बार मेरा रिटर्न क्लियर नहीं हुआ, थर्ड अटेम्प्ट मेरा रिटर्न क्लियर हुआ। और थर्ड अटेम्प्ट में मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था मेरा एसएसबी के लिए, एनडीए के लिए, और रिटर्न अटेम्प्ट था तो एसएसबी क्लियर हो गया सर। तो पहले दो अटेम्प्ट में क्यों नहीं एनडीए क्लियर हुआ? क्या आप कैसे बताएंगे? अगर दो बार कोई फेल हो गया है, रिजेक्ट, क्या कैसे, उनके लिए क्या एडवाइस होगी आपकी? यस सर, जैसे मेरा रिटर्न फेल होने का सबसे बड़ा कारण ये था सर कि मैं थोड़ा डायरेक्शन में नहीं दे पा रहा था मेरी स्टडीज को। मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा था कि मेरे को पढ़ना क्या चाहिए और कितना पढ़ना चाहिए। वो अथाक सागर है सर, जितना भी पढ़ते जाओगे कभी खत्म नहीं होगा। दूसरा, मेरा इंटरेस्ट मैथमेटिक्स में था, तो मैं मैथमेटिक्स ही पढ़ता रहता था सर। मैथमेटिक्स के अलावा मैं दूसरे सब्जेक्ट पे मतलब कि टर्न ओवर नहीं कर रहा था, सिर्फ मैथमेटिक्स से स्टिक होकर चल रहा था। तो फिर वो भी एक कारण हो गया कि मैथमेटिक्स में तो पास हो रहे हैं, फिर इंग्लिश रह जा रहा है, कभी फिजिक्स रह जा रहा है। तो सर ये था। फिर मैंने जैसे बताया कि कोर्स ज्वाइन किया, तो वहां पे एक सिस्टमेटिक वे मेरे को मिला, टाइम टेबल पूरा मिला कि ऐसे ऐसे पढ़ो, ये टॉपिक्स है इंपॉर्टेंट है, ये पढ़ो। तो सर वो मेरा बैच लेने के बाद में मेरे को अपने आप में फर्क दिखना जो शुरू हो गया, और कॉन्फिडेंस भी आया कि अब की बात तो डेफिनेटली क्लियर हो जाएगा। उसके बाद में रिटर्न भी क्लियर हो गया सर।
एक्सेलेंट। अब आते हैं हम एसएसबी पे, जो कि सिलेक्शन रेट 3%, 2.5-3%, 3.5% है, और लोग बड़ी कोचिंगे में पैसे वेस्ट कर करके आते हैं, स्क्रीन इन भी नहीं होते। आपने हालत देख ली है, ठीक है। अब बताओ कि आपने एसएसबी की कैसे तैयारी करी और कब से शुरू करा, आपने अपनी पर्सनैलिटी पे कब से काम किया? सर पर्सनैलिटी पे काम तो मैंने जब मैं स्कूलिंग में था तब से ही स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि मैंने वहां पे स्कूलिंग में भी कोई भी अपॉर्चुनिटी मिस नहीं की। जो भी मेरे को अपॉर्चुनिटी दी जाती थी, जैसे कि फेयरवेल फेयरवेल पार्टी मैनेज करना, टीचर्स डे मैनेज करना, दोस्तों के साथ कुछ और वॉलेंटियरली कुछ मैनेज करना, कोई प्रोग्राम है, एनुअल फंक्शन है, तो सर मैंने वहां से ही स्टार्ट कर दिया था दोस्तों के साथ कोलैबोरेट करके और कुछ मैनेज करना, कुछ ऑर्गेनाइज करना। तो वहां से मेरी ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी थी, तो धीरे धीरे बढ़ती रही और फिर टीचर्स की गाइडेंस मिलती रही वहां से। उसके बाद में सर 12th के बाद में मेरी फर्स्ट अटेम्प्ट जो था मेरा अक्टूबर 2022 में था, वो था टेक एंट्री के लिए, नेवी टेक एंट्री के लिए सर। उससे पहले मैंने कोई कोचिंग वगैरह नहीं ली। उसके बाद में सर उस वो जो अटेम्प्ट था सर मेरा, वो मेरा एक टर्निंग पॉइंट था सर, हम कह सकते हैं, क्योंकि उस अटेम्प्ट में मैंने इतनी भीड़ देखी ना वहां पे टेक्निकल एंट्री में। 326 पर्सन थे सर, फर्स्ट डे में 326 की रिपोर्टिंग। आई वॉज द फ्रेशर एट दैट टाइम, और सर उसमें 299 बच्चों को फर्स्ट डे आउट कर दिया था। 299 फर्स्ट डे आउट, और 27 स्क्रीनिंग होते, उसमें से एक मैं भी था फ्रेशर। मेरे ग्रुप में सिर्फ मैं ही स्क्रीनिंग हुआ था सर। 27 स्क्रीनिंग हुए थे उस टाइम पे। उस टाइम पे मैं कॉन्फ्रेंस आउट हो गया था, क्योंकि मेरे पास कोई गाइडेंस नहीं थी सर। सर एसएसबी में सबसे सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट होता है वो गाइडेंस का ही होता है सर, कि आपको अगर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन मिल जाए, गाइडेंस मिल जाए, तो अगर आपके पास थोड़ा भी स्पार्क है ना, तो आप उसे आग बना देते हो। फिर आप थोड़ी सी भी, आपको कुछ भी मिल जाए, गाइडेंस मिल जाए, एक उंगली पकड़ने वाला मिल जाए, उसकी उंगली पकड़ के आप पीछे पीछे चलते रहो, आपको डेफिनेटली मिल जाएगा। वही मेरे को मिला जब मैंने एनडी रिटर्न क्लियर किया। फिर मैं सोच रहा था कि अब मेरे को करना चाहिए, मतलब कि अपनी जो नॉलेज है इसको और मतलब अब्रॉड मतलब फैलाना चाहिए इसको। तो मैंने सीनियर से गाइडेंस ली कि भैया बताओ क्या करें क्या नहीं। तो उन्होंने बोला कि तू न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट कर, और या फिर यूट्यूब पे कोई चैनल देख ले जिसपे न्यूज़पेपर की तेरे को मतलब पूरा एक कंक्लूडेड वर्जन मिल जाए, तेरे को कंक्लूजन पूरा मिल जाए, समरी मिल जाए। मैंने कहा ठीक है देखते हैं। फिर मैंने खाना खाते खाते एक दिन फोन पे स्क्रॉल करना स्टार्ट किया, तो मेरे को आपका डीएनए सेशन मिला। उस टाइम पे वो डीएनए नहीं कहलाता था, वो एक मतलब कुछ ऐसे था कि न्यूज़पेपर एनालिसिस करके, डीएनए नहीं था, डीएनए तो अब बनाया सर। तो उस टाइम पे सर मैंने वो देखा, मैं खाना खा रहा था और मैंने जैसे आपकी वीडियो स्टार्ट की, तो मेरे को पता नहीं चला 1 घंटा कब गुजर गया। हम्म। लिटरली ये बात बिल्कुल सच है कि मैंने वो आपकी वीडियो फर्स्ट डे देखी, और आपकी एक एक कोड, आपकी एक एक पंच लाइन मेरे दिल में बस गई कि मेरे को इन्हीं को फॉलो करना है, और इन्हीं के जैसा जो ग्रुप डिस्कशन में है, इंटरव्यूइंग ऑफिसर है, ये इन्हीं के जैसा बोलना है, मेरे को इन्हीं के जैसा बनना है लाइफ में। तो फिर सर मैंने हम्म। फॉलो करना स्टार्ट किया। वहां से सर उसके बाद में मैंने आपको जैसे फॉलो, मैंने कम से कम भी कंटिन्यू सर मैंने नोट्स भी बनाए आपकी 3-4, जब मेरी एनडी एसएसबी थी उससे 3-4 महीने पहले मैंने कैसे ना कैसे करके कोई नियर बाई शॉप पे जाके मैंने कहा कि ताऊ जी ये बात है कि मेरे को न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ने हैं, तो आप कुछ कैसे मैनेज करवाए। तो उन्होंने मैनेज करवाया, मैंने वहां से शॉप पे जा के न्यूज़पेपर पढ़े। फिर उसके बाद में आपकी वीडियो डाउनलोड करता, घर पे आके देखता, नोट्स बनाता उनके। दूसरा सर आपने जैसे कि वर्ल्ड मैप और इंडियन मैप के बारे में बताया था कि चिपकाओ, आपकी मतलब इसराइल हमास का जब वॉर चल रही थी, जो ईरान सब जो भी मतलब कि वहां पे जो रशिया यूक्रेन चल रहा था, वो सारा मैं सब पहले पढ़ता, आपसे सुनता और उसकी नोट्स बनाता। फिर मैं मैप पे जाके अपना 15-20 मिनट मैप को देता कि अच्छा ये यहाँ पे है, ये यहाँ पे है। और ये मेरे को फायदा दिया सर इसने इंटरव्यू ऑफिसर के साथ। इंटरव्यू ऑफिसर ने मेरे को पूछा कि अच्छा शुभम क्या मतलब कि करंट अफेयर्स के बारे में, जैसे ही उन्होंने ट्विस्ट किया तो वो मेरा एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट बन गया था यहाँ पे आते आते। तो मैंने उनको सोचा कि अब इनको यहीं पे घुमाते हैं, यहीं पे इनसे सोचते हैं कि यहीं पे क्वेश्चन पूछे मेरे से बार बार। तो मैंने कभी उसमें बीच में हुतीज डाल दिया, कभी मैंने इसराइल हमास डाल दिया बीच में ताकि मेरे से और क्वेश्चन पूछे। तो सर उन्होंने वहीं पे क्वेश्चन पूछे और मैंने उनको फटाफट जवाब दिए। फिर उन्होंने सारा मतलब ऐसे करके कि हाँ इससे नॉलेज तो है, फिर नॉलेज पार्ट को उठाया, फिर मेरे मतलब जो पीआई का था वहां पे आए। तो सर ऐसे ऐसे करके मेरी पूरी एसएसबी की जर्नी थी जो वो गई। और इस टाइम पे लास्ट कॉन्फ्रेंस जब हुई मेरी, तो उन्होंने पूछा भी कि शुभम क्या आप फील कर रहे हो लास्ट अटेम्प्ट में और इस अटेम्प्ट में। मैंने कहा सर एक ही चीज का डिफरेंस है, पर्सनैलिटी सेम है सर, कॉन्फिडेंस आ गया आपकी बात। फिर बोला कॉन्फिडेंस कैसे आ गया सर? कॉन्फिडेंस इसलिए आ गया क्योंकि मेरे पास नॉलेज पार्ट था आपकी बार, मैंने खूब नॉलेज, मेरी नॉलेज को मतलब खूब किया, मतलब एकदम ब्राइटन अप किया। और मतलब अब की बार मैं अपीयर हुआ और अब की बार मेरा क्लियर हो गया। मतलब अब की बार मेरा मेरे को लग रहा है कॉन्फिडेंट कि मेरा क्लियर हो जाएगा। तो उन्होंने बोला अच्छा। फिर उन्होंने सर एक लास्ट में एक क्वेश्चन मेरे को ऐसे भी किया कि शुभम कोई एक चीज बताओ जो आपको लग रही होगी अभी आपकी बार भी आपकी जो वीक है। मैंने कहा सर हाँ मेरे को लग रहा है कि साइक पार्ट में मैं वीक हूँ, और उसका उसका देर इज स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट इन दैट, और मेरे को लगता है कि मेरे अंदर कैपेबिलिटी है और मैं उसको डेवलप कर पाऊंगा। ऐसे बोलते उन्होंने क्वेश्चन चेंज कर दिया कि शुभम हाउस वर स्टे। उनका सर इट वाज वेरी फाइन, फिर उन्होंने मेरे को भेज दिया सर ऐसे करके पूरी मेरी एसएसबी गई। और अब की बार सर एसएसबी में बहुत मजा आया, मैं यार कॉन्फिडेंट था पूरा, क्योंकि नॉलेज थी सर अब की बार। तो यही हम कहते हैं कि
कॉन्फिडेंस नॉलेज के सूखे कॉन्फिडेंस का कोई फायदा नहीं है। जैसे अपने एग्जैक्टली। हरियाणा में कहते हैं, सूखी मरोड़ का क्या करोगे, मटेरियल ही नहीं तुम्हारे अंदर, है ना। जी तो वो जी। हम रोज डीएनए, एएमए में, और जेन मोर मैगजीन भी आपने देखी होगी यस सर। उसके उसके थ्रू हम बच्चों को जो है, गांव आप जैसे बच्चों के, इसीलिए मुझे बहुत खुशी हुई जब तुम्हारी सक्सेस हुई और तुमसे कांटेक्ट हुआ, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। अब ये बताओ, मुझे वो किस्सा बताओ जब आप पैसे लेके चंडीगढ़ गए कोचिंग के लिए, और आपके साथ क्या हुआ। सर फर्स्ट अटेम्प्ट में जैसा कि मैंने बताया कि आपको अक्टूबर 2022 में मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था नेवी टैग के लिए। तो इतना नॉलेज नहीं था, किसी को भी पूरे गांव में किसी को नहीं पता। जो भी टीचर्स हैं, गवर्नमेंट टीचर्स हैं या फिर वैसे भी जो टीचर्स हैं, किसी को भी नहीं पता कि ये होता क्या है, क्या सब होता है, एसएसबी क्या होता है। तो मैंने नेबरहुड में हमारे एक अंकल हैं, तो उनसे जाके कांटेक्ट किया कि चाचा जी ये बात है कि मेरे को क्या करना चाहिए। बोला कोचिंग ले ले, एसएसबी की कोई अच्छी सी कोचिंग देख ले, तू समझदार तो है ही, कोई सर्च कर ले ऑनलाइन कोई कोचिंग आए तो। फिर मैंने सर्च किया तो मेरे को देहरादून मिला। देहरादून थोड़ा दूर पड़ता है घर से। फिर मेरे को देखा कि चंडीगढ़ भी आ रहा था वहां पे। फिर चंडीगढ़ मैंने देखा, अच्छा ये कोचिंग है, तो वो कोचिंग मैंने देखी, साइड में रखी। फिर मेरा एक दोस्त है स्कूलिंग का, तो मैंने उससे पूछा कि अच्छा भाई तू गया हुआ है क्या इस कोचिंग में। उसने बोला हाँ मैंने रिटन रिटन प्रिपरेशन की हुई है, वहां पे एसएसबी की कराते हैं। मैंने उसने कहा हाँ अच्छी एसएसबी की कोचिंग होती है, तो चला जा वहां पे। तो सर मैंने सोचा कि अच्छी होगी, अच्छी बता रहा है तो चलते हैं एक बार देख तो आते हैं। और फिर सर मैंने कैसे जैसे मम्मी को बताया कि मम्मी ऐसे पैसे अरेंज करने पड़ेंगे 20-22 हजार रुपए, कम से कम इसकी फीस तो इतनी है ही। उस टाइम पे सर उसकी ऑनलाइन साइट पे जाके मैंने देखा था, तो इतनी समथिंग 20-22 थाउजेंड फीस थी। तो फिर मैंने मम्मी को कहा कि मम्मी मैनेज करो। तो सर मेरी मम्मी ने सिर्फ 2 दिन में मैनेज करके दे दिए मेरे को पैसे, जैसे तैसे करके, कि तू आगे बढ़, तू पीछे मत रुक पैसे के कारण कभी भी। फिर हम्म। सर मैं कॉन्फिडेंटली, मम्मी का इतना सपोर्ट था, और फिर अंकल जी ने भी क्या कि तू तेरे में दम है, तू कर सकता है, फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर देगा। तो फिर मैं कॉन्फिडेंटली अकेला ही, उस टाइम पे सर मैं 16 एंड हाफ ईयर ओल्ड था बस, 16.5 साल का था मैं। मेरे को मतलब इतना नॉलेज नहीं था बाहर कैसे जाते हैं, कैसे क्या करते हैं, अकेला चल गया सर मैं हम्म। दिल्ली होके गया चंडीगढ़। तो उस टाइम पूरी रात में ट्रैवल किया हरियाणा रोडवेज में, कुछ नहीं खाया, मतलब नया नया था। तो मतलब नई नई चीजें थी सर, नया नया एक्सपोजर था, गांव से पहली बार बाहर निकल रहे थे, अकेले जा रहा था। फिर रात को सोया नहीं, क्योंकि मेरे को ये भी डर था कि मेरा बैग कोई नहीं उठा ले जाए। नई नई चीजें थी सब कुछ नया समझ नया सकता था। हूँ। हम्म। तो सर मैं एकदम मतलब वहां पे गया, फिर मैं पहुंचा सुबह 4 बजे वहां पे पहुंचा। तो फिर मेरे को एक प्रॉब्लम और हो गई कि मेरे को खाना भी खाना है, फ्रेशन अप होना है, फिर वहां पे जाना है कोचिंग में। तो फिर मैंने सर जैसे तैसे करके वहां पे मैं कोचिंग के पास तो गया 7-8 बजे के समथिंग। मैंने किसी से हेल्प ली कि सर मेरे को थोड़ा फ्रेशन अप होने दीजिए और मतलब खाना वगैरह। तो सर मैंने सिर्फ एक दूध की थैली ली ½ लीटर की, वो दूध मैंने पिया, और उसके बाद में मैं अंदर चला गया कोचिंग के अंदर। मेरा बैग वगैरह बाहर रख के मैं कोचिंग के अंदर चला गया। फिर सभी बच्चे आए हुए थे, कम से कम 20-30 बच्चे थे। मैंने दोस्त बना लिए सर। मेरा सबसे अच्छी कैपेबिलिटी मेरी ये, मेरे को यही लगती है कि मैं जल्दी दोस्त बना लेता हूँ, घुल मिल जाता हूँ सबके साथ जल्दी। तो सर मैंने दोस्त बना लिए अच्छे अच्छे, उनके साथ बातें करने लग गया। फिर उन्हीं दोस्तों के साथ जब हमसे फॉर्म वगैरह भरवाए गए, और जब टीचर आती हैं और वो बोलती हैं कि अच्छा आप एक एक करके आइए और अपनी फीस डिपॉजिट कीजिए। तो सभी के पेरेंट्स आए हुए थे, मेरे साथ कोई था नहीं, मैं अकेला था। तो सभी के पेरेंट्स ने अपनी अपनी जो बच्चों की फीस थी वो जमा करा दी। मैं अकेला उठ के गया। फिर मैंने कहा कि मैम थोड़ा कंसेशन वगैरह अगर हो, आपने फीस बताइए, इतनी फीस मेरे पास अभी है नहीं, तो एक बार आप ये रख लीजिए, और बाद में मैं जो अमाउंट है वो बाद में दे दूंगा। पर उन्होंने बोला कि 1 मिनट आप रुको, आपकी जो दूसरे टीचर से उनसे बात कराते हैं, एक बार साइड में बैठ जाओ। तो मेरे को लगा कि सर ठीक है कि साइड में बैठा रहे हैं तो बाद में कुछ ना कुछ तो करेंगे। तो मैं साइड में बैठ गया, अपने दोस्तों से हटके साइड में बैठ गया। उसके थोड़ी देर बाद में सभी दोस्तों को क्लासरूम में भेज दिया गया, जिनकी फीस डिपॉजिट हो गई थी क्लासरूम में, कि उनको इंट्रोडक्शन देने के लिए। मैंने कहा कि मैम अब मेरा कुछ काम करा देंगे ताकि मेरा कोई क्लास जो है मिस ना हो पाए। उन्होंने कहा अच्छा ठीक है आप जाओ, एक टीचर है ऐसे करके, उनसे मिल के आओ। तो मैं सर मिलने चला गया उनसे। फिर मैंने बताया मेरी प्रॉब्लम, सर मेरे पास अभी कैश में 20 हजार रुपए ही है, इससे ऊपर मेरे पास अभी 100 रुपए ही है सर, वो मेरा 100 रुपए ही है, वो कभी भी आप 100 रुपए में आप सर क्या करोगे। 100 रुपए एक्स्ट्रा है, 20 हजार रुपए है, ये आप जो बात क्लियर थी मैंने आपको बता दी। अब प्लीज आप थोड़ा बहुत कंसेशन कीजिए, अगर हो पाए तो कंसेशन कर दीजिए, वरना फिर मैं घर पे वापस जाके 14 डेज बाद में आपके फोन पे नंबर पे या कैसे तैसे करके आपके पैसे वापस दे दूंगा। पर एक बार मेरे को कोचिंग तो लेने दीजिए। उन्होंने मतलब मेरे को सर उस टाइम पे बता नहीं सकता उस फीलिंग को मैं, क्या फीलिंग आई। उन्होंने मेरे को एक तरीके से जलील कर दिया कि पता नहीं कहाँ कहाँ से गरीब वगैरह करके। तो फिर मेरे को सुना नहीं गया वो, मैं बाहर आया वहां से। क्या मेरे बोला उन्होंने, कांटेक्ट, कहाँ से मुंह उठा के आते हैं गरीब लोग, क्या बोला उसने। सर ऐसा कुछ नहीं था, उन्होंने अपने मुंह से मतलब धीरे धीरे ऐसे कुछ प्रोनाउंस किया, मेरे को समझ में नहीं आया उस टाइम पे, पर मेरे को लगा वो यही यही प्रोनाउंस कर रहे हैं कुछ ऐसा करके। हम्म। सर मेरे को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। मैं बाहर आया वहां से, फिर मैंने कांटेक्ट किया, अपने घर पे कांटेक्ट किया। फिर मैं थोड़ा उस टाइम पे रोने भी लग गया सर, छोटी उम्र थी और ये सब पहली बार देख रहा था, तो रोने लग गया कि मेरी मेरी तो बेइज्जती कर दी इन लोगों ने, और पैसे वगैरह भी मेरे पास नहीं है। तो फिर मेरी मम्मी ने कहा कि ले तेरे चाचा से बात कर एक बार, मेरे चाचा हैं गवर्नमेंट टीचर है, संजय नारवाल नाम है उनका। तो उन्होंने उन्होंने बोला कि इनसे बात कर। तो फिर मैंने चाचा के पास फोन किया कि चाचा ऐसे बात है, मेरे को 3 हजार रुपये कम पड़ रहे हैं और ऐसे ऐसे है।
तो उन्होंने कहा कि तो पैसों के कारण तो बिल्कुल घर पे मत आ जाना। फिर मेरा मन बदल गया सर कि ये कोचिंग अगर पैसों के लिए ऐसा कर रही है, और मतलब यहाँ पे क्या पढ़ाई होती होगी सर फिर। पैसों के लिए, अगर थोड़े बहुत पैसों के लिए इन्होंने ऐसा फर्स्ट डे में ऐसा शो कर दिया, तो फिर यहाँ पे क्या पढ़ाई होती थी। मैं सर रोते रोते वापस आ गया। मैंने कैब ली, कैब से फिर मैं दोबारा हरियाणा रोडवेज डिपो पे आया, और फिर वहां से मैंने दोबारा मतलब बिना कुछ खाए, उस दिन मैंने कुछ भी नहीं खाया, वो सर आधी किलो दूध पिया था और कुछ भी नहीं खाया, रोते रोते पूरे रास्ते रोते रोते आया, घर पे आया और मम्मी को 20,000 वापस दे दिए कि लीजिए मदर, अब मेरे को कहीं नहीं जाना, मैं खुद से करूंगा जो करूंगा, और पक्का डेफिनेटली करके दिखाऊंगा, और उस कोचिंग के सामने जाके खड़ा होऊंगा कि देख आज मैं लेफ्टिनेंट बन गया। तो सर ये मोटिवेशन वहां से भी आए कि हाँ मेरे को कुछ करना है। तो सर ये थी वो पूरी स्टोरी चंडीगढ़ वाली। तो इसमें हम ये भी मैं तो रोज ही कहता हूं ये बात, कि जैसे आपने स्कूल में काम करना शुरू किया, आपने बोला कि जब तक आप अपनी शख्सियत पे, अपनी पर्सनालिटी पे काम नहीं करोगे, साल 2 साल, ये कोचिंग से अफसर नहीं बन सकते। ये यस सर। आपको लगता है कि ये 14 दिन 20-30 हजार, अब तो 30 हजार भी लेते हैं कई जगह, कि ये कभी 20-20 दिन में आपको अफसर बना सकते हैं ये? भी नहीं हो सकता सर, कभी नहीं हो सकता सर। और ये अब तो खुद की, आप, खुद को वर्क करना पड़ेगा सर। मैंने हाँ, मैंने तो हमेशा ये देखा है सर कि अगर आपके पेरेंट्स, आपके दोस्त, आपका समाज, आसपास के गांव वाले जितने भी लोग हैं, अगर वो आपको रिकमेंड करना स्टार्ट कर देते हैं कि ये बच्चा अच्छा है, ये बच्चा सबसे अलग है, ये बच्चा सोसाइटी में सबसे अच्छा है, और पढ़ाई में भी हर 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 चीजों में सबसे अच्छा है, तो वो बच्चा डेफिनेटली एसएसबी में रिकमेंड हो जाता है सर। मैंने मेरी जितनी भी रेस्पॉन्सिबिलिटीज थी, मेरी सिस्टर की शादी में वगैरह करके सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी सर प्रॉपर, जैसे भी टाइम टू टाइम, जैसे मेरे को जो कुछ भी कंडक्ट करना था मैंने सब कुछ किया सर। तो वहीं से एक पर्सनैलिटी डेवलप होना स्टार्ट हो गई थी। तो मैंने कम से कम 2-3 साल सर इसमें लगे हैं कि पूरी पर्सनैलिटी, एक ऐसी पर्सनैलिटी ऑफिसर जैसी लाना, और देन एसएसबी में रिकमेंड होना। सर ये था पूरा जर्नी। नहीं, बहुत बढ़िया। यही मैं बार बार कहता हूं कि कुछ भी पॉसिबल है, बशर्ते यस यू आर प्रिपेयर टू वर्क ऑन योर सेल्फ। हम जो यस है शॉर्टकट ढूंढते हैं, पहले एनडीए की कोचिंग में लाख रुपया खर्च करते हैं लोग, देहरादून में बैठे रहते हैं, नलायक एक भी पास नहीं होता, कईयों से तो 1-2% भी पास नहीं होते, वापस आते हैं। कोई कोटा यस फैक्ट्री है या अलग अलग, जिनको मैं कहता हूं, उसके बाद रिजल्ट पास हो जाते हो, फिर एसएसबी में धक्के खाते हो, फिर 90% वापस आ जाते हैं वहां से, 95% पहले दिन। तो उनके लिए जो गांव देहात के बच्चे, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, बिहार, कितने ही लोग हैं, कितने ही लोग हैं, आप और मेरी तरह जो गांव से बिलोंग करते हैं। सो स्टेप बाय स्टेप अगर जाएं, तो हाउ इज इट पॉसिबल टुडे टू डेवलप योर पर्सनालिटी, योर कम्युनिकेशन स्किल्स, योर कॉन्फिडेंस? सर, सबसे पहले तो नॉलेज होना चाहिए। सबसे पहली बात, अगर आपने ठान लिया कि मेरे को ऑफिसर बनना है इंडियन आर्म फोर्सेस में, तो आप उसी दिन से अपनी नॉलेज पार्ट पे, मतलब कि जो ग्रुप डिस्कशन में भी आपके काम आएगा, इंटरव्यू में भी काम आएगा, अपनी नॉलेज पार्ट को, आसपास में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, वर्ल्ड न्यूज, इंडियन न्यूज, सारी मतलब कि ग्रेस्प करना स्टार्ट कर देंगे, तो नॉलेज पार्ट पे वर्क करना बहुत जरूरी है। दूसरा सर, अपनी, अगर आप स्कूल में हो तो आप डमी वगैरह की तो बिल्कुल ही छोड़ दो। आपको स्कूलिंग, पूरा स्कूल पे जितना भी जो भी चीज कराई जा रही है, एक्टिविटीज इंक्लूडिंग जितनी भी ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटीज आपकी जो आप शो कर सकते हो वहां पे शो करो। और अपॉर्चुनिटीज आपको जो भी मिले आगे जाके बोलने की, पब्लिक स्पीकिंग की, वो कुछ भी मत छोड़ो। दोस्तों के साथ घुल मिल के रहो। खेल कूद भी सर जरूरी है, तो यहाँ से ही वो स्टार्ट हो जाता है सर। दूसरा सर इंपॉर्टेंट ये है यहाँ पे, जैसे कि आपको बताया कि वो नॉलेज पार्ट जो है, तो आप घर पे एक, सर गांव में तो वैसे न्यूज़पेपर नहीं आ पाता, पर सर ऑनलाइन आजकल सब कुछ मिलता है। ऑनलाइन हम्म। आप कुछ भी, अगर आप में जिद है, जुनून है, तो आप कुछ भी कर सकते हो सर। तो ऑनलाइन सब कुछ है सर। अगर आपके घर पे पॉसिबल है, न्यूज़पेपर आ सकता है तो उसे मंगवाइए। अगर नहीं आ सकता सर, ऑनलाइन देखिए, सब कुछ पॉसिबल है सर। मैंने काफी मिथ जो लोगों की थी कि सिर्फ फौजी के बच्चे ही जा सकते हैं, या फिर जो वेल टू डू परिवार के होते हैं वो ही जा सकते हैं, या फिर जिनके पास मतलब कुछ अच्छा बैकग्राउंड होता है वो ही जा सकते हैं। तो सर सारी मिथ तोड़ी है मैंने भी खुद से प्रिपेयर किया है और खुद ही रिकमेंड हुआ हूँ। तो सर यही है कि स्टार्टिंग से आपको अपनी नॉलेज पार्ट पे, जो भी चीजें हैं जो हो रही हैं उस पे स्टार्ट करना चाहिए, फोकस इस पे ज्यादा करना चाहिए, देन सब कुछ हो जाएगा सर। तो यस वही बात है जो रोज बार बार या एएमए में हम कहते हैं, कि यस सर। कॉन्सेंट्रेट ऑन योर सेल्फ इनसाइड आउट। फर्स्ट अपने आप को इंप्रूव करो, फिर धीरे धीरे जो आपका सर्कल बढ़ता जाएगा। और उस कॉन्फिडेंस, नॉलेज बहुत जरूरी है, यस उसके बिना बात बनेगी नहीं। और वो आपने आपने वो करना ही करना है उस पे। यस सर। अब बात आती है कई बच्चों की इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स की। ये एक तो देखो मुद्दा है, तुम तो 15 किलोमीटर दूर इंग्लिश मीडियम में तुम्हारी माँ ने डाल दिया, बट सबके पास वो जागते ही 12वीं में जाके हैं, या हम्म, कॉलेज में जाके सोचते हैं अब अफसर बनना है, और हम्म। इंग्लिश के बिना आपको पता ही है। तो उनके लिए क्या एडवाइस है, कम्युनिकेशन स्किल्स वगैरह कैसे इंप्रूव कर सकते हैं?
सर इंग्लिश की रही बात, जैसे कि मैं तो इंग्लिश मीडियम बैकग्राउंड से था, पर सर मैक्सिमम ऑफ द स्टूडेंट जो गांव देहात में रहते हैं वो इंग्लिश मीडियम बैकग्राउंड से नहीं हो पाते। और मेरे को भी गांव से कई बच्चों ने अप्रोच किया कि भैया हम इंग्लिश मीडियम बैकग्राउंड से नहीं है, हम कैसे क्या करें। तो सर मैंने उन्हें क्लियरली ये बात बताई कि आपको टाइम तो लगेगा इस पे वर्क करने के लिए, पर आप आज से स्टार्ट करो। आप सोचो इंग्लिश में जितना भी आप कुछ सोच पा रहे हो तो उसे सोचना स्टार्ट करो कि ये सेंटेंस ऐसे बन सकता है, तो अपने दिमाग में उसे सोचना स्टार्ट करो। दूसरा, आप रीडिंग हैबिट्स डेवलप करो। रीडिंग, कुछ फिक्शन पढ़ लिया, नॉवल पढ़ रही, कोई आप अगर मजाक भी कर रहे हो तो उसे भी एक बार इंग्लिश में सोच के देखो कि हाँ ये ऐसे भी हो सकता है। दूसरा, न्यूज़पेपर इंग्लिश में पढ़ना स्टार्ट कर दो। तो सर ऐसे छोटी छोटी हैबिट्स करके हम न्यूज़पेपर न्यूज़पेपर वगैरह ये सब कुछ करके इंग्लिश के जितने ज्यादा फेमिलियर होगे सर, ये बहुत आसान लैंग्वेज है, आसानी से हो जाती है। और दूसरा सबसे सर ऐसे हिंदी से आसान है, हिंदी से आसान है लिखनी बोलनी पढ़नी। यस सर, बहुत आसान है। और इसे कोई भी डेवलप कर सकता है, आसानी से डेवलप कर सकता है सर, अगर वो चाहे तो। और दूसरा सर, वहां पे ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपकी इंग्लिश ही देखी जा रही है। मैंने ऐसे बच्चे भी देखे मेरे ग्रुप में जिनकी इंग्लिश सर मेरे से भी ज्यादा फ्लुएंट, मेरी तो कुछ भी नहीं है, मेरी तो एकदम नॉर्मल सी है। उनकी इतनी फ्लुएंट है पर वो कॉन्फ्रेंस आउट हो रहे हैं, उनकी पर्सनैलिटी नहीं है वैसी। तो इंग्लिश का मैटर इतना ही है कि आप अपनी जो बातें हैं, अंदर का जो भी आपका इनर सेल्फ है, उसे एक्सप्रेस कर पा रहे हैं अच्छी तरीके से। Correct. आपकी इंग्लिश कितनी इंपॉर्टेंट है, तो आप वो इंग्लिश कैसे इंप्रूव कर सकते हो। हाँ आपको टाइम लग सकता है, जैसे कि रीडिंग हुआ, तो इन सबसे धीरे धीरे जैसे करके आप इंप्रूव कर पाओ तो करो उसे इंप्रूव, आज से वर्क करना स्टार्ट करो, वो डेफिनेटली इंप्रूव होगी। आपकी वोकैब जो है, डिक्शनरी जो है, वहां से जैसे जैसे आपकी वोकैब बढ़ेगी ना, तो वैसे वैसे सर आपको वर्ड्स भी मिलने लग जाएंगे, कॉन्फिडेंस भी आएगा। और दोस्तों के साथ आप जितना, मतलब दोस्तों के साथ जितना आप, अब हम बातें करते हैं सर, जो दोस्त, जैसे कि हम नॉर्मल बातें करते हैं, मजाक वगैरह कर लिया, तो मैंने क्या किया था सर, मेरे ग्रुप बनाया था मैंने ऑनलाइन, जो जिसमें कुछ रिकमेंडेड बंदे भी थे और कुछ वैसे बच्चे भी थे। तो मैंने सोचा कि गांव में तो मेरे को ऐसा इन्वायरमेंट नहीं मिल सकता, मैं उनके साथ इंग्लिश में बातें करता था, मतलब कि ऐसे मीटिंग वगैरह करके, ग्रुप डिस्कशन करके। तो ऐसे छोटी छोटी चीजें स्टार्ट करेंगे ना, तो वो अपनी जो हैबिट्स में वो अपने आप इनकलकेट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये सर ऐसे डेवलप हो सकती है पूरा। और आपको वो आपने वाई में डिबेट में हिस्सा लिया, वो कैसा था एक्सपीरियंस, अगर हम इस टाइप की एक्टिविटी ऑर्गेनाइज करें सर बच्चों के लिए? यस सर, डेफिनेटली सर, वो मेरा फर्स्ट टाइम था कि मैंने आपकी प्रेजेंस में वहां पे इतना, मतलब वो देखा इन्वायरमेंट, इतना अच्छा इन्वायरमेंट था, इतने अच्छे अच्छे, और देश के कोने कोने से बच्चे आ रहे हैं, अलग अलग, मतलब किसी का ज्ञान कुछ है, किसी का ज्ञान कुछ है, हर हर बच्चे से हमें सीखने को मिल रहा है। दूसरा, हर किसी से कांटेक्ट हो रहे तो उनके बारे में पता चल रहा है कि हाँ ये बच्चा ऐसे बोल रहा है, मेरे को भी मेरे अंदर ये इंप्रूवमेंट करना चाहिए ताकि मैं भी अगली बार इसके जैसा बोल पाऊं। तो मेरे हम्म। मेरे मेरे को अच्छा लगा, रिकमेंड होने के बाद की बात है सर, वो वाया में डिबेट हाँ की। आई, तो मैं तो, आप रिकमेंड होते फिर मैंने कहा कि आप आ जाओ डिबेट में, हिस्सा लो आप डिबेट में। और अभी रिकमेंड होने जाने से पहले एक आधी डिबेट आप और गरिश्मा ऑर्गेनाइज करो, एक जी आधी सर, डिबेट। और डेफिनेटली। गरिश्मा से मिलके कैसे लगा, गरिश्मा रेड्डी से मिलके? सर करिश्मा रेड्डी भी बहुत अच्छी, मतलब मैं खुश हो गया उसे मिलके भी कि बहुत अच्छी लड़की है सर वो भी। उसने, मतलब उससे भी बहुत कुछ सीखा मैंने कि एक, मतलब इतनी छोटी उम्र में फर्स्ट अटेम्प्ट में उसने क्लियर कर दिया। देन उसकी पर्सनालिटी, कॉन्फिडेंस सर, उसका छोटी सी लगती है पर इतना कॉन्फिडेंस। हम्म। बहुत कुछ उससे भी सीखा सर। देन बात कर रहा था इसकी रिकमेंड होने के बाद में, सर रिकमेंड होने के बाद में मेरे को ऐसा एहसास हुआ कि अभी मेरे को बहुत कुछ वर्क करना है मेरी यस। पर्सनैलिटी। यस सर। फिर मैंने ये में डिबेट में जैसे देखा ना, तो मेरे को लगा कि अभी रिकमेंड हुआ हूं पर मेरे को वर्क करना है अपनी पर्सनैलिटी पे, और इन बच्चों से और कुछ सीखना है। फर्क नहीं पड़ता सर आप रिकमेंड हो गए नहीं हो गए, आपको कंटिन्यूसली अपनी पर्सनैलिटी पे वर्क करना रहता है। और मैं सर अभी भी वो कर रहा हूँ, मैं आपकी जो डीएनए अभी भी मैं उसे नहीं छोड़ रहा, अभी भी मैं उसे जब तक अकेडमी नहीं जाऊंगा जब तक देखता रहूंगा उसे, नॉलेज को मतलब करता रहूंगा शार्प। बहुत जरूरी है शुभम, क्योंकि बहुत से लोग मैंने देखा है एनडीआई में जाके ना सोचते हैं सब कुछ हो गया, और पास आउट हो जाते हैं लो इन मेरिट। उसके बाद अभी फर्स्ट रैंक भी नहीं लेते, पढ़ते ही नहीं है ये, मतलब वो फिर क्या जिंदगी बेकार, फिर क्या अफसर बने आप, अगर जी आप कंटिन्यूस इंप्रूव नहीं करते रहे पढ़ना लिखना। ये अफसर बनना आसान है, लेकिन अच्छा अफसर बनना बहुत मुश्किल है। उसके लिए एग्जैक्टली। ये स्टार्ट है, ये स्टार्ट है कि ऐसे ही पढ़ते रहो लिखते रहो। और यस यही मैं यही मैं जो चाहते हैं सबको यही बताता हूँ, मेरे जो बच्चे एनडीआई में जाते हैं यही बताता हूँ, छोड़ना मत। उसके सर। बाद अफसर अफसर बनने के बाद भी कांटेक्ट में आते हैं, मैं यही कहता हूँ पढ़ाई लिखाई मत छोड़ देना। गांव में अभी भी ऐसा होता है कि मैं पढ़ने बैठ जाता हूँ ना, तो अभी बोलते हैं अरे तो लग गया, तू क्यों पढ़ रहा है अब। हाँ। तो ये होता है। पर मैं सर स्टडीज जो है अभी भी उसे कांस्टेंट रख रहा हूँ कि मेरे को अभी भी और कुछ, बहुत कुछ सीखना है, अभी अभी अपनी पर्सनैलिटी को और डेवलप करना है, और मैं कंटिन्यूसली सर सर्विस में जाने के बाद में भी ये करता रहूंगा। मेरे को आपके जैसा बनना है सर। नहीं नहीं, मैं हमेशा कहता हूँ जी तुम सब बच्चे जो है तुमको, हमारे टाइम पे तो कोई था नहीं हमें बताने वाला, हम तो जी मिलिट्री स्कूल चले गए तो थोड़ा बहुत सीख लिया, कुछ सीनियर्स थे फादर वगैरह ने बता दिया, लक्की थे हम। बट तुम्हारे केस में ये भी पता नहीं क्या किस्मत है कि हमारे कैसे हम कनेक्ट हो गए हैं इंटरनेट के थ्रू, और कितने लाखों बच्चों का फायदा हो रहा है, तो बड़ी जी अच्छी बात है। तो जी शुभम, सबसे पहले तो
तुम्हारी सारी बातें सुन के, तुम्हारा जोश देख के मैं चाहता हूँ और लोगों को भी ऐसे ही जोश मिले और ये भरोसा हो कि बिना स्ट्रक्चर्ड कोचिंग के, स्ट्रक्चर्ड कोचिंग है तो ये ऑफलाइन जाना, कहीं देहरादून बैठे हो, दिल्ली, वाहियात पैसे, 50-60 हजार रुपए एनडीए की, कोई तो 2 साल के लिए जा रहे हैं 1.5 लाख रुपए देके। सीकर में भी कोई फैक्ट्री है और ऐसे ही की एनडीए की, कई मुझे फोन करे, साहब बेटा भेजा था फेल हो गया, कितने उस पैसे। एकेडमी का मेरे को पता चला था जब मैंने 12th पास की थी, तो मेरे को भी किसी ने रिकमेंड किया था कि तेरे को अगर एनडीए की प्रिपरेशन करनी है तो 1.5-2 लाख रुपए ले जा और वहां पे प्रिपरेशन कर ले। उस हम्म। ये मेरे 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 दोस्त थे सर, कुछ जिन वेल टू डू परिवार से थे, तो वो चले गए। आज तक वो ऐसे ही घूम रहे हैं, उन्होंने एनडीए का सपना ही छोड़ दिया, रिकमेंड तो कहाँ होते सर। वो हर अब एक का यही हाल। मेरे से पूछ रहे हैं कि भाई तूने क्या किया। मैंने घर पे बैठ के प्रिपरेशन की, मैंने 1.5-2 लाख वेस्ट नहीं किए। तो सर ये था। तो ये मानते हो कि ऑफिसर बनना बहुत कुछ आप पर डिपेंडेंट है, कोचिंग की जरूरत नहीं है, क्या मानते हो आप ये बात? सर बिल्कुल सर, अपने ऊपर ही डिपेंड करता है पूरा। आपको बस ये है कि एक डायरेक्शन चाहिए। आप एक अच्छा मेंटर ढूंढिए। ऑनलाइन सर काफी मेंटर्स हैं, जैसे कि आप है, और भी कई मेंटर्स हैं जो अच्छी अच्छी मेंटरशिप दे रहे हैं, तो उनको ढूंढिए, आप उनको फॉलो कीजिए। और अपनी पर्सनैलिटी पे आप खुद ही वर्क करोगे तो हो जाएगा। बहुत आसान चीज है सर, ये पर्सनैलिटी का ही चेकअप होता है। वहां पे कोई रिटर्न एग्जामिनेशन नहीं है कि वहां पे लिखवा के आपको मैथमेटिक्स चेक कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, नहीं, आपकी पर्सनैलिटी का टेस्ट होता है सर। सर यही है। पर्सनैलिटी का अप्रेजल हो रहा है कि भी यस। आप यहाँ हो, फौज ये, आपकी पर्सनैलिटी मैच हो रही है नहीं हो रही है हमारे साथ, नहीं हो रही है, ये नहीं कि आप खराब हैं, हो सकता है आप यस। बहुत अच्छा करें कहीं और जाके, इट्स जस्ट दैट कि हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से अभी आप फिट नहीं हो रहे हो, मेहनत यस। करके आ जाओ दोबारा। यस सर। तो एंड में शुभम, जो बच्चे 11th 12th में पढ़ रहे हैं आज या कॉलेज चले गए, सीडीएस वगैरह में है, गांव देहात के बच्चे हैं, उनके लिए आपके पास क्या एडवाइस है ऑनलाइन को लेके, हैबिट्स को लेके, हॉबीज को लेके, क्या एडवाइस करना चाहोगे आप? सर मैं तो गांव देहात पे ज्यादा फोकस करना चाहूंगा इससे पहले, क्योंकि जो अर्बन बैकग्राउंड से आते हैं उन्हें थोड़ा पता रहता है कि भाई ये ऐसी चीजें होती है, उनको पता भी रहता है कि मेरे को गाइडेंस कहाँ से लेनी है, कहाँ से नहीं लेनी। सर जो गांव देहात से जो बच्चे आ रहे हैं, सबसे पहले तो उनमें अवेयरनेस आनी चाहिए कि हाँ मेरे को ये चीज करनी है तो मेरे को ये करनी है। एक डिटर्मिनेशन होना चाहिए कि हाँ मेरे को बीच में नहीं छोड़ना। कई बच्चे सर क्या होते हैं कि पहले सोच लेते हैं मेरे को ऑफिसर बनना है, बाद में छोड़ते हैं कि नहीं यार मैं सिपाही भी भर्ती हो जाऊं तो ठीक है। नहीं, अगर आपने सोच लिया कि मेरे को ऑफिसर बनना है तो मेरे को बनना है भी किसी भी हालत में, तो उसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है आपका, वो आपकी इनिशियल जो आपने जैसे कहा कि 9th 10th में स्टार्ट कर देना चाहिए, तो सर हमें वहां से ही स्टार्ट कर देना है। हमारी स्कूलिंग पे अच्छा फोकस करना है, फिर आफ्टर हमें मेंटरशिप, अच्छी मेंटरशिप के अंडर, और गांव में रहते हुए भी सर हमें जो जितनी भी चीजें हमारी कुछ भी सीखने को मिले गांव में रहते हुए, या फिर कुछ परफॉर्म करने का मौका मिले, अपॉर्चुनिटीज मिले, उन्हें ग्रेस्प करना है और उस पर वर्क करते रहना है। और कॉन्फिडेंस रखना है सर अपने ऊपर कि होगा, एक दिन जरूर सिलेक्शन होगा। अगर मैं सही हूं और मैं सही प्रिपरेशन कर रहा हूँ, राइट गाइडेंस मेरे को मिल रही है, तो मेरा ऑपरेशन सॉरी मेरा जो सिलेक्शन है वो जरूर होगा। तो सर ऐसे ऐसे करके हमें परफॉर्म करना है, कॉन्फिडेंट रहना है। और सर दूसरा, जैसा कि आप हमेशा कहते हो कि निश्चय कर अपनी जीत करो, घर से निश्चय करके चलना है। कोई भी काम करने जाओ तो घर से निश्चय करके चलना है कि मेरी जीत जरूर होगी। तो यही है सर, अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखना है और हो जाता है, एक दिन होगा सर, जरूर होगा। आपने एक बड़ी अच्छी बात कही शुभम। यस ये सर। मेरे पास बहुत मैसेजेस आते हैं टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे बहुत आते हैं इस मामले में कि एनडीए में फेल हो गए और अग्निवीर भर्ती हो गए, अब यस कहते सर। हैं सर क्या करें, जाएं ना जाएं, या चले गए वहां से मैसेज डाल रहे हैं सर अब क्या करें, अब क्या करें, अब मैं क्या करूं। तो जी सर। ऐसे लोगों के लिए ये क्या एडवाइस है आपकी? सर यही है कि मेरे को भी काफी मतलब लोगों ने कहा था कि तेरी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है और तेरे को एयरफोर्स नेवी एज एन जो सिपाही होते हैं ऐसे ज्वाइन कर ले। मैंने कहा सर मैंने आज तक भी फॉर्म फॉर्म ही फिल नहीं किया सर मैंने उस चीज का, क्योंकि मेरे को पता था कि मेरे अंदर कैपेबिलिटीज है। मेरे को एक छोटा सा स्पार्क चाहिए, आग तो मैं बना दूंगा, मेरे को स्पार्क चाहिए कि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में गाइडेंस चाहिए कि भाई यहाँ ऐसे चलना है, तेरे को इस रास्ते पे चलना है। तो मेरे को पता था, शुरू से कॉन्फिडेंस था, तो वो कॉन्फिडेंस रखना है अंदर। फिर डिटर्मिनेशन भी होना चाहिए, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए सर, कि मैंने 2 दिन पढ़ाई करके छोड़ दिया तो उससे कोई मतलब नहीं पड़ता, कंसिस्टेंटली हमें परफॉर्म करना पड़ेगा। सर मैंने रिटर्न एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन की तो मेरे को पता था कि पहले रिटर्न क्लियर करना है फिर एसएसबी होता है। तो मैंने लास्ट 3 मंथ्स पे मेरा पूरा फोकस जो है रिटर्न की ओर झोंक दिया था कि मेरे को रिटर्न की प्रिपरेशन करनी है। उसके बाद में मैंने पूरा जो अपना जो है एसएसबी के लिए कि मेरे को ठीक है कंसिस्टेंटली और डिटरमाइंड होकर एसएसबी की प्रिपरेशन करनी है, तो एक कंसिस्टेंसी भी होनी बहुत जरूरी है। दूसरा कॉन्फिडेंस और डिटर्मिनेशन सर है ही। तो ऐसे करके सर, और फिर आपको खुद पे कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो फिर कैसे काम होगा। आप सोच रहे हो कि मेरा यार क्या पता होगा या नहीं होगा, चलो अग्निवीर ही ज्वाइन कर लेते हैं, तो ऐसे नहीं हो पाएगा। खुद के अंदर कॉन्फिडेंस रखिए कि अगर वहां पे एक भी सीट होगी ना तो मैं फाइट करूंगा उसके लिए। तो सर ये कॉन्फिडेंस जब आ जाएगा ना तो हो जाती है चीजें क्लियर अपने आप ही। और ये भी है शुभम, कल मैं कॉलेज गया हुआ था, वहां बता रहा था यू हैव टू लव द प्रोसेस एंड एंजॉय द प्रोसेस, जर्नी को। ज्यादा डेस्परेट होगा नहीं होगा, क्या होगा, हाय लोग क्या कहेंगे, इस यस। चक्कर में भी हम जो है अपने आप को
अंडर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। यस सर, ये भी सर डेस्परेशन भी ज्यादा नहीं रखनी है अपने को, बस ये सोचना है कि हाँ मेरे अंदर कैपेबिलिटीज हैं और मैं कॉन्फिडेंट हूँ। अगर हो जाएगा तो ठीक है, नहीं तो इससे भी कुछ अच्छा करके दिखाऊंगा मैं लाइफ में। हाँ, कि आई विल पुट इन माई बेस्ट, मैं अपना यस। बेस्ट परफॉर्म करूंगा, बाकी हो गया तो हो गया, नहीं तो पढ़ता रहूंगा, कहीं ना कहीं रुकूंगा नहीं। एटलीस्ट कम से कम आप ये नहीं हो कि ग्रेड 3 की जॉब के लिए जा रहे हो कहीं यस पे, सर। या यस उधर जा रहे हो, अगर ऑफिसर बन सकते हो तो जाओ, फिर फाइट मारो पूरी। सर, मेरा शुरू से सर यही था पूरा कि अगर मैं इंडियन आर्म फोर्सेज में ऑफिसर बन जाता हूँ तो ठीक है, नहीं तो मेरी लाइफ में मैं बेस्ट करूंगा। यहीं पे रहने वाला नहीं हूं मैं कुछ अच्छा करूंगा, अच्छा करके ही जाऊंगा। लाइफ लाइफ को छोड़ूंगा तो भी अच्छा करके ही जाऊंगा इस दुनिया में, कुछ कुछ ना कुछ। तो सर यही अब था। ये अब ये बताओ, तुम्हारी मदर का क्या रिएक्शन था जब उनकी इतनी मेहनत, हस्बैंड नहीं है, मजदूरी कर रही है, खेत कमा रही है, उनका क्या रिएक्शन था? उनको मतलब अभी तक वो उभर पाई है इस चीज से कि बेटा अफसर बनने जा रहा है? नहीं सर, वो बहुत खुश हैं, और वो सर अभी भी मतलब काम पे तो जा रही हैं अभी भी। और उनको जब लेडीज मिलती हैं तो सर मैं उनको बोलता हूँ कि मम्मी अब मेरा काम जो है वो अब स्टार्ट होने वाला है, पर आपका काम क्या है सोसाइटी में रहते हुए जो दूसरी जो औरतें हैं उन्हें मोटिवेट करना कि देखो मैंने हम्म। करके दिखाया है, तो आप भी अपने बेटी बेटी को, अगर वो राइट मतलब राइट जो डायरेक्शन में नहीं जा पा रहे हैं तो उन्हें लेके आओ। अगर मैंने करके दिखाया तो मैं आपके साथ ही काम करती थी, मैंने मेरे बेटे को जो है ऑफिसर बना दिया है, तो आप भी अपने बेटे बेटियों पे ध्यान दो और आगे करो। तो मैं तो उन्हें यही कहता रहता हूँ कि आप भी ऐसा करो सर। करे बात रिएक्शन की, तो जब मेरा रिकमेंडेशन हुआ तो सबसे पहले मैंने गांव में कॉल करने की कोशिश की। अब गांव में आते नहीं है नेटवर्क। हम्म। मैंने किया तो फोन कभी स्विच ऑफ आए, कभी आउट ऑफ नेटवर्क कवरेज एरिया है। तो मैंने कहा चलो गांव में तो कांटेक्ट नहीं हो पाएगा। मैंने, मेरे अंकल है संजय नारवाल जिनका मैंने आपको बताया था, वो गवर्नमेंट टीचर है, मैंने उन्हें फोन किया कि चाचा मेरा सिलेक्शन हो गया। तो वो बहुत खुश थे। चलो अच्छा, बहुत अच्छी बात है, हो गया। तो फिर उन्होंने जैसे तैसे करके गांव में कांटेक्ट किया, मेरी मम्मी को इन्फॉर्म किया। फिर मेरी मम्मी का फोन आता है, तो मम्मी को फोन आते ही मैंने उठाया फोन। तो मैंने उठाया तो वो रोते रोते हाँ हाँ क्या बोल रहा था, मतलब मम्मी हो गया, मेरा सिलेक्शन हो गया। तो फिर उस टाइम पे सर मैं भी खूब रोया। पापा की भी याद आई कि हाँ, हर किसी की खुशी में वो खुशी हुआ करते थे, और आज उनका बेटा सक्सेसफुल हो गया तो वो खुश खुश होने के लिए यहाँ पे नहीं है। तो वो एक बहुत ही सैड मोमेंट था सर, बहुत रोना आया उस टाइम पे। और मम्मी भी फिर फोन पे रोने लग गई। मैंने कहा मम्मी अभी बहुत टाइम बाकी है और आगे बहुत कुछ करना है लाइफ में, आप बस एकदम खुश रहो, आपका बेटा एक दिन जरूर अच्छा आदमी और बड़ा आदमी बन के दिखाएगा। तो यही था सर रिएक्शन। और आगे क्या इरादा है आपका? भी आप अफसर बन जाओगे, बहनें हैं आपकी, माँ यस। है आपकी, और आपने आप कुछ सोच रहे हो परिवार के लिए या अपनी जनरेशन के, आपके गांव के बालकों के लिए, कि कुछ है कि शुभम एक पाथ फाइंडर बनेगा आने वाले जनरेशन के लिए अपने गांव में? डेफिनेटली सर है सर। सर मेरे को इंडियन आर्म फोर्सेस ज्वाइन करने के बाद में सिर्फ सीमित नहीं रहना कि एक ऑफिसर बन गए और अपने परिवार का भला कर दिया और कुछ थोड़ा बहुत पेंशन पे वापस आ गए। नहीं सर, मेरे को सबसे पहले तो अपनी सोसाइटी में जितने भी युवा हैं सबको मोटिवेट करना है कि आप अपनी डायरेक्शन देखिए और उस डायरेक्शन पे वर्क करते रहिए, आप एक दिन जरूर सक्सेसफुल होगे। सर दूसरा, कंट्री के लिए बहुत कुछ करना है सर। कंट्री और सोसाइटी, इन दोनों के लिए सर बहुत कुछ करना है, सर्विस में रहते हुए भी और सर्विस के बाद में भी सर। कंट्री और सोसाइटी का कभी छोड़ना नहीं है, ये दिल में है सर। और परिवार तो एक आगे, परिवार तो सर मैं अगर मैं सक्सेसफुल हो जाऊंगा परिवार तो आगे बढ़ जाएगा। और सर मैं गांव तक ही सीमित रह जाऊं या फिर मेरे परिवार तक सीमित रह जाऊं तो सर मैं क्या क्या फिर लाइफ जी। पूरे कंट्री के लिए जितने भी युवा है ना सर, उन सबको एक डायरेक्शन में ले जाना और एक मोटिवेशन के तौर पे मतलब अपने आप को रिप्रेजेंट करना, ये सर मेरे को करना है लाइफ में। सबको मोटिवेट करना है और सबकी हेल्प करनी है सर, मेरा हेल्पफुल नेचर है। और मैं सक्सेसफुल भी हो जाऊंगा ना एक बार, तो मेरे जैसे जितने भी बच्चे हैं सबकी हेल्प करना चाहता हूँ सर मैं। बहुत खूब शुभम, हमारी बहुत शुभकामनाएं हैं तुम्हारे साथ। और थैंक यू सो मैं खास तौर पे तुम्हारी पूरी प्रोग्रेस, तुम्हारे जैसे बहुत बच्चे हैं जो कुछ तो ऑलरेडी ऑफिसर बन चुके हैं, कुछ बनने के उसमें हैं, उन पे मेरी पैनी निगाह रहने वाली है। यस और सर। मेरा फोन है, परमानेंट फोन, जिंदगी भर ईमेल सब कुछ है तुम्हारे पास। रोज यूट्यूब पे जब फोन मिलेगा तो मुझे देखोगे, है ना? तो हाँ, तो मुझे बताते रहना। और यस सर। एक शख्स जो है, जब भी पीछे मुड़ के देखोगे, जहां दुविधा होगी ना, ये करूं ना करूं, देखो सर्विस में बहुत डायलेमा होते हैं शुभम, ये यस करना सर। चाहिए नहीं काम, ये एथिकल है अनएथिकल है। तो यस जहां कहीं डाउट हो, अ, डेफिनेटली सर, को याद तुम्हें करूंगा। तुम्हें सही जवाब मिलेगा, देश के हित में, समाज के। डेफिनेटली सर, सर कभी नहीं बोलने वाला मैं आपको। चलो, बहुत जी। अच्छा लगा शुभम। थैंक मेरी यू सर। राम राम देना अपनी मदर को, कभी मिलेंगे आपकी जी। मदर को, और कभी मौका मिले तो वहाँ चूरमा खाएंगे, और जी। दाल बाटी चूरमा तुम्हारे गांव कभी आएंगे, और हाँ। कभी देखते हैं। तो ऑल द वेरी बेस्ट टू यू। थैंक यू यू आर अ सर। वेरी 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 इंस्पायरिंग यंग मैन, आई एम सो हैप्पी टू मीट यू। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच सर। इट वाज माय प्लेजर टू कनेक्ट विद यू सर ऑन दिस प्रेटी प्रेस्टिजियस प्लेटफॉर्म सर। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू शुभम, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। बाय बाय।